सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु का नमस्कार। नमस्कार। रेणु जी, देखिए हम सुबह उठते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, चाय बनाते हैं, फिर उसके बाद में अपने जो काम है वो करते हैं, उसके बाद काम पर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं या घर में भोजन बनाते हैं तो वो भी हम अपने लिए करते हैं। यानी कि दिन भर जो व्यस्तता रहती है उसमें ज्यादातर काम हमारे खुद के ही होते हैं या हमारे अपने लिए ही होते हैं, है ना? लेकिन इसमें बहनें हमारी जरूर ये कहेंगी कि नहीं, हम तो खाना बाकी सबके लिए भी बनाते हैं और बहुत काम करते हैं और जो भी अगर उठ भी जाते हैं तो तुम्हारे लिए ही उठते हैं, ये समझ जी, लो। बिल्कुल। है ना? यानी कि काम जो होता है वो या तो हमारे लिए या हमारे परिवार परिवार के के लिए लिए होता होता है, है। बिल्कुल एक सीमित दायरा होता है, हाँ, उसी के बारे में हम सोच पाते हैं और वहीं तक सोचते हैं। आसपास थोड़ा सा अगर नजरें दौड़ाएं तो और बहुत सारे लोगों को हमारी जरूरत है ना? बिल्कुल ज़रूरत है। तो हम अपने लिए तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर थोड़ा-सा वक़्त हम दूसरों के लिए भी निकाल लें, तो शायद दूसरों के चेहरों पर भी हम खुशी ला सकते हैं, है ना? बिल्कुल सही कहा मंजू। और एक बात और है कि अगर हम ये और अच्छा तब होगा हुँ, जब हम ये सोचे कि वो भी हमारे अपने हैं। तो हुँ, जैसे हम अपनों के लिए करते हैं, जिन्हें हम तथाकथित रूप से कहते हैं कि ये हमारे अपने हैं या हाँ, हमारा परिवार है, तो अगर हम उसका दायरा थोड़ा सा बढ़ा लें, हम जी, अपने आसपास भी देखें हुँ, कि हो सकता है उन्हें हमारी ज़रूरत ना हो, जैसे हमने हुँ। कहा ज़रूरत की बात है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ बेहतर, कुछ अच्छा सा हम सोचें और करें तो क्या ही मज़ा आएगा। बिल्कुल मज़ा आएगा। और इसके लिए हम छोटे-छोटे उदाहरण देकर के भी इस बात को समझ सकते हैं। जैसे कि अपने आस-पास, अपने मोहल्ले में थोड़ी-सी नज़र दौड़ाइए, तो कहीं न कहीं आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाएँगे जो वृद्ध हैं और अकेले हैं, उनके परिवार उनके साथ बिल्कुल। में नहीं है। तो थोड़ा-सा वक़्त केवल उनके पास जाकर के उनसे हँस बोल लीजिए, थोड़ी-सी उन्हें खुशी दे दीजिए। देखिए, उनका भी जो दिन है वो पूरा अच्छा निकल जाएगा और वो खुश हो जाएँगे। तो बिल्कुल। इसमें हमारा जाता तो कुछ नहीं है, लेकिन जब दूसरों के चेहरे पर खुशी आती है ना, तो वो हमारा भी जीवन बदल देती है, रेणु जी। बिल्कुल, बहुत खुशी मिलती है। ज़ाहिर है कि जो चीज़ हम बाँटते हैं, वो हमें वापस मिलती भी है, उसी या यूँ कहें कि कभी-कभी ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। हाँ, और आपको खुशी देने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मंजू कह रही हो ना कि थोड़ी देर बैठ लें, बातें कर लें, हुँ, बातें ना भी करें तो उनकी सुन लें बस, हाँ, और ये उन्हें एहसास दें कि हम उनके साथ हैं, हम भी उनके परिवार का सदस्य हैं, या हमें भी उनकी भावनाओं की कदर है, हुँ, या हम समझ रहे हैं कि आपका मन किसी से बात करने का है, तो बिल्कुल। लीजिए हम आ गए, तो हाँ, कितना अच्छा लगेगा, है ना? हाँ। और घर में हमारे डोमेस्टिक हेल्पर भी कई बार रहते जी, हैं, तो हम उनसे बीच-बीच में बात करते रहें, भई आपके परिवार में कौन है, क्या बिल्कुल। करते हैं? छोटे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कई बार वो पढ़ा नहीं पाते हैं उन्हें। तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थोड़ा-सा, कभी एक बस्ता खरीद करके दे दिया, पेन, पेंसिल जी, खरीद करके दे दिया, उनकी यूनिफ़ॉर्म के लिए थोड़े पैसे दे दिए। बात बहुत छोटी-सी होती है ये, बिल्कुल। लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी मदद होती है। बिल्कुल, उनके लिए बिल्कुल सही कहा। अगर हम कभी पूछें, सखियाँ ज़रूर अब हमें लगता है इस बात पर गौर करेंगी, हुँ, कभी पूछिए आपके घर में जो सेविका आती है, जो आपके कामों में मदद करती है, आप कभी पूछिए कि बच्चा पढ़ रहा है, फ़ीस जमा की? तो कभी-कभी पूरे वर्ष की फ़ीस वो जमा नहीं कर पाती हैं, हुँ, क्योंकि पैसा बहुत कम होता है, कुछ-कुछ आपातकाल आ जाता है, तो उसमें जो उनकी बचत होती है, वो उसमें खर्च हो जाती है। जी। और आप कभी पूछिए, तो देखेंगे आपकी उनके जो पूरे साल भर की फ़ीस है ना, हुँ, वो शायद हम जब एक बार कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो उतना हम खर्च कर देते हैं, हाँ, तो आपके लिए बहुत यूँ कह सकते हैं बाएँ हाथ का खेल है। हुँ, तो देखिए, तो कभी हो सकता है कभी 700 रहती है फ़ीस, कभी 1000 के अंदर ही रहती है, 7, साढ़े 700, 800। तो ये पूरे 1 वर्ष का आप जब वो देती हैं, हुँ। तो उनके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं। फिर हो सकता है कि आपको धन्यवाद दें, और इस बिल्कुल। धन्यवाद में जो खुशी आपको मिलेगी ना, कि हाँ, पूछिए मत। और धन्यवाद हमें भी देना चाहिए, रेणु जी, कि कई बार हम किसी कंपनी की सर्विस लेते हैं। हुँ, वैसे हम उसके लिए पैसा अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सर्विस जो है कभी-कभी हमारी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी होती है। तब हम ये भी कर सकते हैं ना कि उस कंपनी को एक पत्र लिखें, जिसने आपको सर्विस दी है उस व्यक्ति का नाम लिखें और बिल्कुल। कहें कि भई आपकी कंपनी से ये जो आदमी आया था, इसने हमारे यहाँ बहुत, जैसे कि एसी रिपेयरिंग की बात अगर जी, हम जी, करें, बिल्कुल। हमने बुलाया किसी को, उसने आपका काम बहुत अच्छी तरह से करके दिया। हुँ, हुँ। आप उस कंपनी को पत्र लिख कर के ये लिख सकते हैं कि भई आपकी सर्विस बहुत अच्छी थी और फलाँ व्यक्ति ने अच्छा काम किया, इसके लिए हम उसे धन्यवाद देते हैं। तो इससे क्या होगा, उस व्यक्ति का
भी जो है कंपनी में ओहदा अच्छा होगा या फिर उसकी इमेज अच्छी होगी, तो बिल्कुल हो प्रतिष्ठा की बात हाँ, होती है और हर इंसान को अच्छा लगता है। केवल ये बहुत बड़ी बात है कि हम पत्र लिखें, मेहनत करें, ये तो करना ही चाहिए। और उसके साथ साथ जैसे कि हम छोटी सी चीज़ है, आप किसी टैक्सी में यात्रा कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रहे हैं, पैडल रिक्शा में यात्रा किया आपने, हुँ, ठीक है, आपने उसको जैसे ही पैसे दिए, 25 रुपए हुए, 50 रुपए हुए, जो भी हुए आप दीजिए, उसको साथ में कह दीजिए धन्यवाद भैया। जी। देखिए वो कितना खुश होगा। जैसे कि हाँ, आप कह रही हैं ना कि पैसे हम तो देते ही हैं, आप सोचेंगी, हुँ, लेकिन नहीं, पैसा देकर भी क्या ये उस वक्त मिल सकता था हमको? कभी कभी जी, क्या होता है कि हम पैसे खर्च करना चाहते हैं, हुँ, लेकिन हमें सुविधा नहीं मिलती है। जी, तो सुविधा के साथ साथ वो जो साधन हमें मिल रहा है, उस हुँ, व्यक्ति की जो सेवा हमें मिल रही है, वो हुँ, बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ बिल्कुल। पैसे देने से सब कुछ नहीं हो जाता है। हुँ, हाँ, इंसान की जरूरत पड़ती है, और जो इस वक्त पड़ रही है, हुँ, इस वक्त खास तौर से मंजू जी, एक बात और हम साझा करना चाहते हैं अपनी सखियों से। हुँ, आजकल जो दौर चल रहा है, यानी कि लॉकडाउन की स्थिति है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप अब थोड़ा सा याद कीजिए, जो अकेले रहते हैं, हुँ, या पिता पुत्र रह रहे हैं, या माँ बेटा रह रहा है, और बेटा कहीं और है, माँ अकेली है। आप ध्यान दीजिए, हो सकता है आपके कोई रिश्तेदार ऐसे हों, कोई सहेली आपकी ऐसी हो, या कोई आपके पुराने मित्र ऐसे हों हुँ, जो अकेले हैं इस वक्त। उनको एक बार ज़रूर फ़ोन कीजिए, हाँ, क्योंकि इस वक्त उन्हें अकेलापन बहुत तकलीफ दे रहा है। हाँ, क्योंकि अभी 15 दिन पहले ही हमारे किसी जानने वाले का फ़ोन आया, वो हमारे कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे, हुँ, और जब उन्होंने फ़ोन किया तो मुझे इतना अफसोस हुआ कि अरे हमने पहले क्यों नहीं फ़ोन किया इनको। हाँ, और उन्होंने कहा कि एकदम मन नहीं लग रहा है आजकल, अच्छा, क्योंकि उनका बेटा नोएडा में रह रहा है और वो खुद इस वक्त बैंगलोर में है। हाँ, तो मुझे लगा कि उफ, मतलब फिर हमने फिर देखा कि हमारे पास कौन कौन ऐसे लोग हैं, और उनसे ज़रूर बात कीजिए। तो हमें हाँ। लगा कि ये बात हम ज़रूर सखियों से कहेंगे कि याद कीजिए, हमारे जो श्रोता हैं वो भी, कि कौन अकेले रह रहा है इस वक्त। हाँ, कहने का मतलब ये कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें रखनी है, लेकिन मन के बीच दूरियां नहीं बढ़ानी है ना। दूरियां तो नहीं तो बढ़ानी, लेकिन दूरी तो नहीं थी, लेकिन इस वक्त बात जरूर करें, क्योंकि वो हाँ, पूरे दिन खाली हैं। जैसे टिफिन, अब वो खाना भी नहीं बनाने का उनके पास साधन है इस वक्त, कोई उनके सेवक नहीं आ रहा है। हम्म, तो जाहिर है, अब उन्होंने बताया कि हमारे एक मित्र ने घर में टिफिन बनता है, वो मुझे रोज सुबह शाम हम्म, टिफिन दे जाते हैं खाने का। जी, अब ये व्यवस्था हो गई, तो जो उनका खाने में थोड़ा बहुत समय मतलब व्यतीत व्यस्तता होता रहती था, थी, हाँ, वो भी अब खत्म। हाँ, तो अब वो पूरे दिन खाली हैं। हाँ, तो ऐसे में उन्हें मन करता है कि किसी से बात करें। तो क्या ही अच्छा होगा कि आप पहल कर लें, हाँ, ऐसा बिल्कुल याद कर करके लें। करें। अभी और मित्र से बात हुई, उन्होंने बताया कि बस सुबह छत पे घूम लेते हैं, वैसा घर है, हम्म, फ्लैट वाला घर नहीं है, तो अपना घर है। उन्होंने बोला बाकी जो हमारे जो भैया भाभी लोग हैं वो बाहर है अपने बेटे के पास, हम्म, अकेला हूं मैं। तो फिर वही बात, तो हाँ, थोड़ा समय चाहिए, बोले फिर शाम को 3 घंटा टीवी देख लेता हूँ। हाँ, हाँ, लेकिन बात जो होती है अपनों से या किसी से भी, वो बातचीत बातचीत ही होती बिल्कुल। टीवी देखने है ना? में या वो मोबाइल एक तरफा देखने है। में हाँ, बहुत सारा समय हम भले ही बिता दें, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति से, अपनों से जब हम बात कर लेते हैं ना, तो मन को जो संतोष होता है ना, हम्म, वो संतोष हमें और कहीं नहीं मिलता क्योंकि वो है। बातचीत है, और हाँ, टेलीविजन हम जब देखते हैं तो हम सिर्फ देखते हैं, हम बोल नहीं पाते, अपने बिल्कुल। मनोभाव प्रकट नहीं कर पाते, हाँ, तो है ना? आज जो हम ये बातचीत करें, हमारा मकसद यही था कि बस एक नज़र दौड़ाइए, आस-पास नज़र हाँ, दौड़ाइए, या फिर अपने फ़ोन नंबर्स जो हैं उस पर नज़र हाँ, दौड़ाइए और देखिए, देखिए कि हाँ, अरे ये व्यक्ति हमारे मित्र रहे हैं, और इनसे बहुत हम दिनों बहुत से दिनों से बात बात नहीं की है, तो बिल्कुल। चलिए हम इनसे बात कर और लेते हैं, इस है ना? तरह से ये जो कड़ी है हमारे रिश्तों की, या अपने दोस्तों की, या संबंधों की, हाँ, उसको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश कीजिए। याद कीजिए कि कौन सी कड़ी कहाँ पर है। तो हाँ, ये जब कड़ी जब मिल जाएगी एक बार फिर से ना, तो जिंदगी खुशनुमा तो है ही, और हो जाएगी। जी। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। ओ हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ, मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने।
मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। अरे मार के मन को जिए तो क्या जिए, जिंदगी है मुस्कुराने के लिए। जो भी पल बीत गया लौट के आता नहीं, जो भी है यहीं पे है साथ कुछ जाता नहीं। हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। चाहे और कुछ न मुझे यार दे, यार तुझे भर के मुझे प्यार दे। बड़ी मुश्किल से भला यार मिलता है यहाँ, कोई हमराज न हो तो है सुना ये जहाँ। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। हाँ मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। जाने एक दिन ये कैसे हो गया, चलते चलते मैं राहों में खो गया। सुबह का भूला हुआ शाम घर लौट आए, उसे भूला न कहो यही है अपनी राय। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने। हम सफर बन के चलो तो सुहाना है सफर, जो अकेला ही रहे उसे ना मिले डगर। मिले जो कड़ी कड़ी एक जंजीर बने, प्यार के रंग भरो जिंदा तस्वीर बने, हो जिंदा तस्वीर बने। ओ, 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 ओ। तो रेणु जी देखिए जब कड़ी कड़ी मिलती है तो किस तरह से जिंदा तस्वीर बन जाती है, और जी जीवन की तस्वीर भी बहुत सुधर जाती है ना उससे, कि बिल्कुल, और रंगीन हाँ, हो जाती है। हाँ और कहीं हमारी कोशिश से अगर हो जाती है तो सचमुच जो आंतरिक खुशी मिलती है उसका क्या कहना, वो बाकी किसी धन दौलत से ज्यादा बेहतर होती है, मुझे बिल्कुल लगता है होती ना। है। और यही जब खुशियों की बात आती है तो आकाशवाणी खास तौर से यानी कि रेडियो जो है वो भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में रंग भरता है हाँ ना, बिल्कुल संगीत भरता के है, माध्यम सुबह से शाम तक
रेणु जी, संगीत की जब बात आती है तो सबसे पहले ज़हन में जो बात आती है वो रेडियो की ही बात आती है, क्योंकि हमारी बहुत सारी यादें रेडियो से जुड़ी हुई है, बचपन की बातें रेडियो से जुड़ी हुई है। जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, उस समय केवल मात्र रेडियो था जो हमारा मनोरंजन करता था, जिससे हम फिल्म संगीत सुनते थे, है ना? बिल्कुल। और वो बड़ा सा रेडियो एक मालूम है हाँ, आपको? बहुत वो मजेदार एक होता चित्र था। उभर करके आता है जो, और उसके अंदर गोल बड़ा सा बटन होता था। उसे चालू करने के बाद 2 मिनट रुकना पड़ता था क्योंकि उसको गर्म होने को थोड़ा समय लगता था, उसके बाद वो चलता था। तो इतनी यादें हैं हमारी। यादें भी हैं, और ऐसे ही इसने भी बहुत लंबा सफर तय किया है। जैसे कि जून 1923 में जब आकाशवाणी में, मतलब यहाँ पर रेडियो आया, उसके बाद बहुत लंबा सफर हुआ। 1923, नवंबर 24, फिर 1927, और ऐसे ऐसे सफर करते करते कई कई नाम हुए, अलग अलग जगह पर गए। और वैसे इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस जो था, इसका नाम पहले शुरू में था, और ये एक तरह से क्लब, पहले फिर क्लब रहा, फिर कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, इन सब यात्राओं के बाद आज ये खास दिन इसलिए है, हमारी सखियां समझ गई होंगे, हमारे श्रोता जरूर समझ गए होंगे, 8 जून 1936 को इसका ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया। तो आज इनका नामकरण का दिन है। अभी आकाशवाणी नाम नहीं दिया गया था, लेकिन हाँ, ऑल इंडिया रेडियो जो नाम है वो 1936 में इन्हें दे दिया गया था। तो बधाई देनी चाहिए इस मौके पर। हम सबको बधाई, सभी श्रोताओं को बधाई, सब सुनने वालों को बधाई कि ये एक पड़ाव था, यानी कि यूं कह सकते हैं कि आकाशवाणी नाम आने आने तक ऑल इंडिया रेडियो जो नाम आया आज के दिन ही आया। तो ये बड़ा अच्छा दिन है। हाँ बिल्कुल, ये खूबसूरत नाम यूं ही चलता रहे, रेडियो यूं ही चलता रहे और हमारा मनोरंजन करता रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल शुभकामनाएं हैं, और श्रोताओं की तरफ से हम भी दे देते हैं शुभकामना। और मंजू जी, जैसा आप कह रही हैं ना कि बहुत सारे संसाधनों में से सिर्फ और सिर्फ रेडियो था, लेकिन आज भी इसकी अपनी अलग अहमियत है, क्योंकि ये श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुनते हैं हम इसे तो इसके साथ साथ बहुत सारे काम कर लेते हैं। और हमारी आंखों को भी नहीं थकाता है। तो ये हमारा बहुत तरीके से हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, हमारा जीवन संगीत है। और दूर दराज के क्षेत्रों तक इसकी पहुंच है। जहाँ पर टेलीविजन नहीं है या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, लेकिन वहाँ भी रेडियो चलता है, रेडियो लोग सुनते हैं। और कई सारे हमारे ऐसे भाई बंधु हैं, साथी हैं जो खेत में काम करते रहते हैं या किसी फैक्ट्री में काम करते रहते हैं या घर में अपना स्वयं का कोई व्यवसाय करते रहते हैं, तो उस समय भी रेडियो चलता रहता है और वो उनका मनोरंजन करता रहता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनका काम में मन लगा रहता है। बिल्कुल, जो तो समय अवधि होती है वो कब निकल जाती है पता ही नहीं चलता। तो बहुत सारी और सी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन आज और खास दिन, एक और भी खास दिन है। हाँ बिल्कुल, आज है वर्ल्ड ओशियन डे, है ना? तो जो सागर, महासागर हैं जो कि 70% हमारी पृथ्वी को घेरे हुए हैं। विशाल जल जो हमारा जो ये है जलाशय है, जो वो अपने आप में अहमियत रखता है, और देख के इतनी खुशी मिलती है जब वो लहरें उठती हैं ना। बिल्कुल, अहमियत तो रखता है, लेकिन कभी कभी हम इसकी अहमियत को भूल जाते हैं रेणु जी। ये बड़ी दुखद बात है कि हम इसमें इतना सारा प्रदूषण फैलाते हैं। जो भी कचरा हमारे हाथ आता है हम जाकर के समुद्र में डालते हैं, या फिर अगर नदियों में भी डालते हैं तो नदियों का भी तो पानी समंदर में ही जाकर के मिलता है, तो वहाँ प्रदूषण फैलता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी स्वच्छता का ख्याल रखें। और अभी हाल में जब ये लॉकडाउन चल रहा है, तो ऐसे में भी हमने देखा कि नदियां वगैरह बहुत स्वच्छ हो गई है। तो कहने का मतलब ये कि ये बात असंभव नहीं है, ये संभव है। अगर आप इसका ख्याल रखें तो ये संभव बनाया जा सकता है कि इनको साफ सुथरा रख सके हम। और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती, क्योंकि हमारे लिए ये उपयोगी भी है। नदियों की अगर बात करें तो हमें जल मिलता है उससे, बिल्कुल है ना? और समंदर की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि जो जलाशय है इतना वृहद है, और इससे बचपन से हमने पढ़ा है, और वो कितना बहुत कहना चाहिए कि बड़े इंटरेस्टिंग लगता है, बड़ा रोचक लगता है जब हम याद करते हैं कि कैसे समंदर से वो हम बूंदें उठाते थे, चित्र में बनाते थे कि कैसे वो वाष्पीकरण होता है, उसका वाष्प गर्मियों में जब इसमें से जब उड़ती हैं बूंदें, वाष्प उड़ते हैं, और किस तरह से बादल बनते हैं, और उसके बाद किस तरह से बारिश होती है। ये जो पूरा चक्र है, और फिर उसके बाद फिर ये धरती में जाता है, और नदियों के रूप में ये बारिश का पानी फिर से समंदर में जाता है। तो ये जो चक्र है
ये यूं ही नहीं चलता है। जब तक कि ये ठीक ठाक नहीं रहेंगे, ये कैसे होगा, बारिश कैसे होगी, फिर नदियां कैसे आएंगी, फिर नदियों से हमें मीठा पानी कैसे मिलेगा। तो थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए, ये सब हमारे लिए है। हाँ, और अगर हम घूमने जाने की भी बात करें ना रेणु जी, तो समुद्र का जो किनारा होता है वो हमारे जहन में बसा रहता है। बिल्कुल। जैसे हम तो खैर किनारे पर रहते हैं समुद्र के, इसके लिए कई बार आना जाना होता है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जहाँ वो ये सुविधा नहीं है उनके यहाँ, तो कभी कभी जब वो घूमने जाते हैं तो समुद्र किनारे जाने की वो कोशिश जरूर करते हैं, और ये बात उनके जहन में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है, और वो बात करते हैं, अरे हाँ वो शाम थी ना जब डूबता हुआ सूरज हम समुद्र किनारे से देख रहे थे, कितना सुंदर दिख रहा था। तो ये सुंदरता अगर हम चाहते हैं कि बरकरार रहे, तो इसके लिए इसका ख्याल रखना आवश्यक हो जाता है। बिल्कुल। और हम रहते समंदर के किनारे जरूर हैं, लेकिन आज भी जब हमें घूमने जाना होता है तो हम इसी समंदर का ही सहारा लेते हैं और उसी के किनारे जाकर बैठ जाते हैं। हाँ। क्योंकि जब वो कुलाचे मारती हुई लहरें जब किनारे आती हैं तो जैसे लगता है बस एक एक करके हमसे मिलने ही आ रही हैं। हाँ। और कैसे हम उन्हें बाहों में ले लें, है ना। हाँ। तो उसका आनंद अलग है, किस तरह से समंदर बढ़ता है, घटता है। और वैसे अगर देखा जाए तो अब तो बहुत सारे इस पे रास्ते जो तय किए जा रहे हैं समंदर के ऊपर, वो हमारे लिए मार्ग भी है, बहुत सुविधाजनक भी है। बहुत सारी चीजें भी हमने इसके साथ की हैं, सुविधा मिली है, लेकिन हमें ख्याल रखना होगा। हमें बहुत सारी चीजें भी देता है, इतने ढेर सारे खनिज इसने अपने उसमें समा के रखा हुआ है। और मूंगा है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कीमती चीजें हैं। हाँ। तो इसने अपने गर्भ में छुपा के रखा है, तो हमें इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए। और ये विश्व दिवस ये सब इसीलिए आते हैं कि हम इनके बारे में सोचें और एक बार फिर से इसकी अहमियत को समझें, उस पर चर्चा करें और उसको जहां तक संभव हो सके बचाने की कोशिश करें। तो ये सब हमारी जिम्मेदारी है। तो सब समझ रहे होंगे हम लोग क्यों ये बातें कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे होंगे। और बहुत सारा कचरा से मेरा मतलब ये है कि जो पुष्प रहते हैं, हाँ। कई बार हम थैली में, प्लास्टिक की थैली में उसको बांध करके और सीधा समुद्र में फेंक आते हैं या किसी नदी में फेंक आते हैं, और हम ये सोचते हैं कि चलो हमारा तो छुटकारा हो गया उसी से। हमारा घर साफ हो गया। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमने कितनी महत्वपूर्ण चीज को गंदा कर दिया, क्या हमने कभी इस बारे में सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो हम जरूर विचार करें, क्योंकि जब जो चीज हम प्रकृति को देंगे वही हमें वापस मिलेगी। अब देखिए, हम कई बार ये बात सुन रहे हैं ना कि भाई वहां बाढ़ आ गई और डूब गए, ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने इन चीजों का ख्याल नहीं किया। हाँ, इनके समुद्र के किनारे जो बहुत सारे पेड़ पौधे थे, हमने उन्हें नष्ट कर दिया, और इस वजह ये हुई कि सारा पानी जो है बस्तियों में आ गया और बाढ़ के रूप में वो हमें तकलीफ दे रहा है। जी हाँ, लेकिन ये जो पॉलिथीन वाली बात कह रही हैं, वो तो सीधे सीधे जब मछली या कोई उसको खा लेता है, वो उनके लिए प्राण घातक हो जाता है, यानी जानलेवा है। और कभी कभी जान भी जाती है। अक्सर देखते भी हैं कि अब तो मछली वगैरह के पेट से बहुत सारी पॉलिथीन के बैग्स निकलते हैं, थैलियां निकलती हैं। तो कृपया आप समंदर को तो बचाने का सोचें ही, साथ में जो जीव जंतु अंदर हैं उनकी सीधे सीधे जीवन रक्षा की बात आती है, उनके जीव रक्षा की बात आती है। तो अगर हम सोच लें तो जाहिर है कि इन सब चीजों पर हम रोक लगा सकते हैं, और रोकना ही चाहिए हमें। बिल्कुल लगा सकते हैं। हाँ, संगीत पर रोक नहीं होनी चाहिए ना। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये जब होगा तो जाहिर है कि हम जो भी अच्छे काम हैं उनको करने का संकल्प लेंगे, और जो गड़बड़ है ना वो उसको छोड़ देंगे। रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है। सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, ला 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 ला। अरे 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 लगता है ना दीदी।
कराता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है, पीता है जब जुए में वो हार के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है, अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है, डाके पड़ते हैं हाँ, आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक आई बस बस। उसका बस चले तो जेल भी तोड़ के आएगा, सीटी एक बजा दोगी तो दौड़ के आएगा। सास सजा कम सुनती है पर बोल के ऊंचा है, ससुरा ठीक ही सुनता है पर मुंह से गंगा है। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है। ला 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 ला, उई, ला 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 ला। अरे रे 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 लगता है दीदी। रेणु जी, बड़ा चुलबुला ये गाना था और बड़ी चुलबुली इसमें बातें थी। बिल्कुल। और ये जो पूरा जो कहना चाहिए जो समय की बात की है, रिश्ते की बात, हाँ। तो जब भी घर में इस तरीके से रिश्ते की बात आती है, लड़की हो घर में या लड़का हो, तो मेहमान आते हैं और बड़ी खास तैयारी की जाती है ना। हाँ, बिल्कुल खास तैयारी की जाती है। और तैयारी में सजावट के अलावा भोजन जो है वो एक बहुत विशेष दर्जा रखता है ना, कि क्या बनाया है, क्या बनाया जाए और किस तरह से उसे पेश किया जाए, हाँ। किस तरह से उसको सजाया जाए कि बस एक बार में मतलब लोग खुश हो जाएं देखकर, वो चित्ताकर्षक भी हो, देखने में बड़ा अच्छा लगे। हाँ। इन सब चीजों का बड़ा विशेष ख्याल रखा जाता और है ना। कई फिल्मों में ये सीन भी आता है ना कि जब वो हाँ। लड़की देखने के लिए आते हैं और कुछ उनको विशेष चीज दी जाती है, ये लड़की ने बनाई है। अरे केवल फिल्मों में क्यों, ये तो हम सबके घर में क्यों बहनों, आपके घर में भी तो होता ही है ना। और हम कोशिश भी यही पहले किया जाता था, लेकिन हाँ अब बहुत सारी चीजों में ये कह सकते हैं कि स्पष्ट बातें आ गई हैं कि लड़की ने बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया है तो ठीक है। हाँ। और जहां तक हो सके झूठ नहीं बोला जाता है। लेकिन हाँ, जब नाश्ते की बात आती है मंजू जी, तो आजकल बहुत सारी चीजें मतलब पैकेट में मिल जाती हैं। हाँ, तो आपको बड़ी दिक्कत नहीं होती है। आपने 4-5 नाश्ता बनाना है तो 2 तो आपने वैसे बनाया, एक बाजार से मंगवा लिया, एक फ्रोजन निकाल लिया, हाँ। है ना। बड़ी और आसानी से ये सब काम हो बहुत जाता है। आसानी हो गई है। और अब तो ऐसा हो गया है ना रेणु जी, के बहुत सारे पैकेट हम लेकर के आते हैं और अपने फ्रीजर के अंदर ठूस देते हैं उसको। अब जब मन आया कि हाँ अब तो ये बनाना है, निकाला, या तो थोड़ा सा उसे गर्म किया या थोड़ा उसे तल लिया और खा लिया, तो उसे हम कहते हैं फ्रोजन फूड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब उस चीज का सीजन ना भी हो तो भी हम उसको कुछ इस तरह से स्टोर करके रख लेते हैं कि बस जब मन आए तब उसको निकाल करके गर्म करके खाया जा सके। तो ऐसे फूड, ऐसे खाने में तो बहुत मजेदार लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। पता नहीं भाई, व्यक्तिगत तौर पे अगर कहा जाए मंजू जी, तो मुझे बहुत टेस्टी तो नहीं लगते। हाँ, बस ये एहसास रहता है कि हाँ हमने बेमौसम की बारिश कर ली और हमने उसका मजा ले लिया। स्वाद तो वाकई जब ताजी चीजें आती हैं तभी जो होती हैं वो बाद में नहीं मिलती है ना? हाँ, ये तो रेणु जी हमारी बात हो गई। लेकिन जब हम यंग एज की बात करें, जो अभी 20 साल 22 साल 25 साल के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत आकर्षण का केंद्र होते हैं फ्रोजन फूड, है ना। बिल्कुल। तो उनको बड़े टेस्टी लगते हैं। और जो नई नई लड़कियां या लड़के काम पर लगे हैं, उनके लिए भी ये बहुत सुविधा के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि बड़ी सुविधा है, जब काम पर से आओ या कॉलेज बहुत 8-10 घंटे के लेक्चर आप अटेंड करके आओ, उसके बाद में क्या खाना चाहिए तो सीधा निकाला, फ्रिज से निकाला, गर्म किया, खा लिया। ये तो सुविधा की बात हो गई। लेकिन हम यहाँ सेहत की बात करेंगे। बात यह है कि वो फूड जो होता है जो बहुत दिनों तक प्रिजर्व करके रखा जाता है, उसमें बहुत सारे या तो प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं या किसी खास तकनीक का उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और तकनीक इतनी लंबी होती है, गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो, फिर
उसे बिल्कुल पोंछ के और उसको सुखाओ, फिर उसको वापस उबालो, यानी कि इतनी सारी जो उसके अंदर प्रक्रियाएं होती है, उसमें उसका जो पौष्टिक तत्व होता है वो तो सब कुछ नष्ट हो चुका रहता है, बस वो नाम मात्र की चीज रह जाती है। इसलिए जब आप उसे खाते हैं तो पोषण के दृष्टिकोण से वहां कुछ भी नहीं होता है। और ये बात हमें लगती है कि जो हमारे जो तथा हम जो कह रहे हैं युवा बच्चे हमारे, वो खुद ब खुद इस बात को समझते हैं, शायद ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप ज़रूर ख्याल करिए इस बात का, चाहे वो बना बनाया मतलब केक आता है जो कंपनी का बना हुआ आता है, वो आप खुद समझिए कि कहीं ना कहीं से इतनी दूर से आ रहा है, तो 15 दिन का तो हो ही गया, तो जाहिर है कि उसमें कितने उसके संरक्षण के लिए क्या क्या उसमें डाला गया होगा, रसायन डाले गए होंगे, केमिकल्स डाले गए होंगे, तो बेहतर है कि उससे बचे रहें। और आप जो ये बात आप कह रही हैं कि उसमें जो इतनी प्रक्रिया चलती है उसमें भी सब कुछ नष्ट हो चुका होता है। वैसे भी कहते हैं कि एक बार खाना बना है उसके बाद आपने दोबारा गर्म किया तो उसमें बहुत हद तक वो नष्ट हो चुका होता है ना? हाँ, यानी कि खाना बनने के बाद कहते हैं कि 4 घंटे के अंदर उसे कंज्यूम कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए, तब तो वो आपको अच्छा पोषण देगा, वरना उसके बाद धीरे 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 उसके पोषक तत्व कम होते जाते हैं। और उसके बाद गर्म किया तब तो और हाँ, और यहाँ तो बात बहुत दिनों की हो जाती है, तो जाहिर सी बात है कि पोषण के दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं होता है उसमें। लेकिन फिर भी अगर आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ सावधानियां उसके अंदर जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि फ्रोजन फूड अगर आप घर में रखते हैं तो आपका फ्रीज हमेशा 24 घंटे चालू रहना चाहिए। कई जगह ऐसी है जहां 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लाइट बंद रहती है। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं तो हो सकता है कि आपका जो फ्रोजन फूड है वो खराब हो जाए, क्योंकि जैसे ही लाइट बंद होती है उसका टेम्परेचर बढ़ता है फ्रिज का, वो चीज खराब होना शुरू हो जाती है। और इसके अलावा आप उसकी पैकेजिंग पर भी ध्यान दीजिए, उसके एक्सपायरी डेट पर भी ध्यान दीजिए। और अगर घर में अगर आप फ्रोजन फूड बना रही है, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं बहुत सारे मटर जब आते हैं ना तब वो उसको फ्रोजन करके रख लेती हैं, तो वो भी एक प्रक्रिया है। लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखिए कि जितना आप एक बार में इस्तेमाल करती है उतने ही उसकी पैकेट बनाए हैं। यानी कि अगर आप बड़ा पैकेट बनाती है उसमें से थोड़ा सा निकालती हैं फिर रख देती हैं, तो उसका जब टेम्परेचर कम होगा वो चीज उसमें जीवाणु विषाणु पैदा होने लग जाएंगे और वो चीज खराब हो जाएगी। बिल्कुल यही बात है। जैसे कि फ्रोजन पैकेट की बात कर रहे हैं जो हम बाजार से लाते हैं उसमें एक्सपायरी की तो बात ठीक है, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि 4 घंटे 6 घंटे जहां बिजली नहीं रहती है, कोशिश करें कि आप फ्रोजन फूड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि जब आप बार बार रखते हैं करते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि एक्सपायरी तो नहीं हुई है, उसकी डेट तो नहीं गई है, तारीख वही है अभी, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर उसकी हो सकता है कि 30 जून हो एक्सपायरी डेट, लेकिन आप अगर आज देखेंगे तो सोचेंगे अभी तो ठीक है 5 जून है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार निकालने रखने की प्रक्रिया में हो सकता है कि वो खराब हो चुका हो। और चीज जब बहुत जमी हुई इस तरह से रहती है तो सच मायने में उसका कोई स्वाद तो रहता नहीं है, तो कब बिगड़ गई, अगर बिगड़ भी चुकी है तो हम उसका पता नहीं चलता है। तो इस बात के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बेहतर है कि न इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक चीज मैं जरूर जोड़ना चाहती हूँ मंजू जी की, कभी भी कर समय की दृष्टि से देखेंगे तो जो चीज हम फ्रोजन निकालते हैं उसको थोड़ा सामान्य होने देते हैं 15-20 मिनट, और फिर उसका जब तलते हैं या कुछ भी करते हैं उसको, तो उसमें भी बहुत वक्त लगता है। आप कभी तुरंत ताजा वही चीज बना के देखिए, उससे कम समय में बन जाता है और बेहतर रहता है। ये सिर्फ सोच की बात है। जैसे अक्सर हमें बहुत भूख लग रही होती है तो हम कहते हैं अरे घर में कौन बनाएगा, चलो बाहर चल के खा लेते हैं। वहां रेस्टोरेंट में जाने के बाद जब हम वहां जो समय लगता है इंतजार का, उसको हम घर में कभी नहीं जोड़ते हैं। है ना, घर में हम उतनी प्रतीक्षा कभी नहीं कर पाते, है ना, वहां बेसब्र हो जाते हैं। और वहीं हम जब बाहर जाते हैं पैसे भी खर्च करते हैं, चलिए पैसे की तो कोई बात नहीं, अक्सर लोग कह देंगे, लेकिन आप देखिए कि कितनी ज्यादा देर हम 40 मिनट कम से कम तो प्रतीक्षा करते हैं, और यहाँ 40 मिनट में पूरा का पूरा खाना बन जाता है। है ना? और तो पैसे के लिए शायद हम कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन सेहत के लिए हम ये बात नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं जी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम लोगों के कहने का यही मतलब है, हमारी सखियां जरूर समझ रही होंगी कि कभी इस बात पर गौर कीजिए कि कितना वक्त लगा और वहां हमने कितना इंतजार किया। चूंकि हम दूसरे के भरोसे होते हैं तो हमें वो बात खराब नहीं लगती शायद, और घर में अपनी माँ के साथ कहना हो या अपने बच्चों के साथ हमें कहना हो तो हमें लगता है कि बहुत देर हो रही है। उधम मचा देते हैं कि अरे बहुत भूख लगी, अभी तक खाना नहीं बना, अभी तक तो बाजार में खा चुके होते या बाजार से मंगवा लेते। तो थोड़ा सा गौर कीजिए। और ये जो मौका मिला है खास तौर से लॉकडाउन के समय में, आप देख रहे हैं जरूर कि जैसे पनीर भी हमने घर में बनाया,
उसका स्वाद ही बिल्कुल अलग था और बहुत कम पैसे में बन गई, यानी कि 20-25 रुपए और कम ही लगे। तो और उसके बाद पता है हमें कि क्या चीज़ है ये। हाँ, और थोड़ी सी कोशिश से हमें रिजल्ट कितने अच्छे मिले ये हमने देखा है अभी। बिल्कुल, और ज़्यादा नहीं कोशिश लगी, मतलब हाँ। पनीर बनाना भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था पहले तो। हाँ। अभी बना के लगा रही है तो बहुत आसान है। तो हो सकता है कि ये लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया हो। तो जो इसमें अच्छी चीज़ें आपको लगी हैं उनको ज़रूर आप आगे जारी रखिए और ध्यान कीजिए कि हमें कहाँ पर क्या चीज़ देकर हम सेहत गंवा रहे हैं और क्या चीज़ देकर हम सेहत पा रहे हैं। हाँ। तो एक बार ज़रूर तौलिएगा। और हाँ, बिल्कुल तौलिएगा रेणु जी। अभी मैं तोल बोल के ये बात बोल रही हूँ कि बातों के बीच अगर संगीत का थोड़ा सा तड़का भी बिल्कुल, हम लगा बिल्कुल। दें तो बिल्कुल। सेहत और अच्छी होगी। तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं, गिन गिन नाचूं और दुनिया को नचाऊं, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं। आँखों में मधुशाले, रंग भरे ये प्याले, चंदा सूरज दोनों मेरे कानों के हैं माले। आँखों में मधुशाले, रंग भरे ये प्याले, चंदा सूरज दोनों मेरे कानों के हैं माले। चंदा सूरज दोनों मेरे कानों के हैं माले। अपने आप को क्या समझो हो बाबू, ओ बाबू, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं, गिन गिन नाचूं और दुनिया को नचाऊं। मुँह पे लट लहराए, घन बदरा शर्माए, नील गगन का बाबा राही पायल बांधने आए। मुँह पे लट लहराए, घन बदरा शर्माए, नील गगन का बाबा राही पायल बांधने आए। नील गगन का बाबा राही पायल बांधने आए। अपने आप को क्या समझो हो बाबू, ओ बाबू, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं, गिन गिन नाचूं और दुनिया को नचाऊं, तुम जैसे बिगड़े बाबू से मैं अखियाँ बचाऊं। ये आज ना मंजू जी नाचेंगी नचवाएंगी, बस यही करेंगी हमें लग रहा है, मतलब पूरी बिल्कुल। दुनिया को बिल्कुल गोल घुमा देने वाले हैं हम लोग, है ना। सचमुच गाना सुनते सुनते मेरा भी मन झूम रहा था और अब ये कहने को मन कर रहा है कि भाई आप इतना मत बिगड़िए कि कोई ये कहे कि भाई बिगड़े हुए बाबू से मैं अखियां बचाऊं। थोड़ा सा अपने आप को संभाल कर रखिए। भाई और लेकिन- रेणु जी आज सोमवार भी है। सोमवार का जो दिन होता है खाने पीने की बातें खास तौर पर होती है और अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया होता है, कोई नई चीज बनाई होती है तो हम जरूर अपनी सखियों के साथ साझा करते हैं। और आज मैं ये देख रही हूँ रेणु जी पहले तो डरा दिया आपने, हाँ। है ना, कि ये फ्रोजन नहीं खाना, वो फ्रोजन, मतलब पता था मुझे कि कुछ ये हमें अब बताना ही पड़ेगा कि कौन सी डिश बनाई जाए फिर, है ना। हाँ, तो भी भाई ताजी बातों
ताज़ी चीज़ें जो होती है उसकी बात तो हम करेंगे ही, क्योंकि हमने ये तो कह दिया कि ये नहीं खाना, लेकिन क्या खाना ये नहीं ये तो बताया बहुत ना। ज़रूरी है। और भाई लेकिन वहीं जब हम सेहत की भी बात करते हैं तो मंजू जी भी कुछ ज़रूर बताएँगे, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि हाँ। बिस्किट कैसे बनाएँ। और उसके बाद गिलोय के कुछ बताएँगे, ये गुण भी है और मंजू जी, और उसके बाद इसका बहुत अच्छा सा काढ़ा बनाती हैं। बिल्कुल, वो गिलोय के बारे बताएँगे। में भी हम बताएँगे, लेकिन पहले हम बिस्किट खाने का हमारा मन है, तो रेणु हाँ, जी आप वो बता तो दीजिए। बिस्किट में एक बहुत आसान सा है, एक कटोरी घी ले लें, कोई भी चीज़, छोटी कटोरी भी आप ले सकती हैं, इसलिए अच्छा। सिर्फ एक कटोरी बता रहे हैं कि उसी के बराबर चीनी चाहिए आपको, शक्कर सफ़ेद वाली। हुँ। और शक्कर को आप पीस लें, अच्छा। और उसी में हमने 3-4 इलायची डाल के, जितनी बड़ी कटोरी है उस हिसाब से, छोटी इलायची उसी में डाल देंगी तो आप चीनी के साथ वो पिस जाएगी। अच्छा। वो पीस के अलग रख लें। और घी को जो है ना, हल्का सा, क्या कहें उसको, जैसे कि हम बहुत जमा हुआ भी ना हो और बहुत तरल भी ना हो, यानी कि पिघला हुआ भी ना हो, थोड़ा सा सेट हो चुका हो। अगर बहुत पिघला हुआ है तो उसको आप थोड़ी देर फ्रिज में रख दें, 2 घंटे, तो ठीक हो जाएगा। अच्छा। और उसके बाद उसको अच्छे से शक्कर डाल के घी को फेंट लें। अच्छा। खूब अच्छे से फेंट लेंगे तो बिल्कुल जैसे कि आइसिंग नहीं करते हम इसमें हाँ। केक वगैरह पे, तो थोड़ा सफेद हो हल्का, जाती है, fluffy एकदम हो हल्की सा, जाता है। हाँ, बहुत हल्का सा क्रीमी जैसा हो जाएगा। तो उतना करके उसको अलग रख लें। उसके बाद एक कटोरी, जिस कटोरी से हमने शक्कर और घी नापा है, उसी कटोरी से एक कटोरी आप आटा ले लें, सादा सा गेहूं का आटा, रोटी वाला। हाँ। और एक कटोरी बेसन ले लें। अच्छा। जी। और नाप फिक्स रखना है, जो बिल्कुल, एक कटोरी लेंगे तो बहुत आसान है, कोई कप आप ले लें जो आपको सुविधाजनक लगे। यानी कि अभी तक हमने केवल 4 जो है इसके अंदर सामग्री जी। चाहिए, घी चाहिए, पीसी हुई शक्कर चाहिए, एक कटोरी हमें गेहूं का आटा और एक कटोरी बेसन, बेसन। और इसके अलावा इलायची फ्लेवर के लिए। इलायची फ्लेवर के लिए आपकी मर्जी है, आप उसमें और भी कुछ डाल सकती हैं, लेकिन अभी फिलहाल ना डालें। हाँ, ये भी बात है ना रेणु जी, कोई भी चीज जब हम पहली बार बनाते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि उसकी मात्रा, क्वांटिटी है बहुत वही कम रखनी है। रखें। हाँ। और एडिशनल चीजें जैसे कि मेवे वगैरह ये ना मिलाए, पहले आप एक बार बना बना करके लें। देख लीजिए, अगर ठीक बनती है तो उसके बाद जो चाहे वो जो चाहे डालें। वो करें, और उसके बाद फिर ये कहेंगी कि नहीं, तो फिर कहेंगी कि रेणु जी ने गलत बताया था। तो पहले आप हमारे हिसाब से बना लीजिए, फिर मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, वो फिर आप करिएगा। तो इसको फिर क्या करेंगे, जो चलनी होती है जिसमें हम आटे वगैरह चालते हैं, हाँ। उसमें अच्छे से उसको चाल लें, नहीं तो बड़े वाली जो छन्नी होती है उसमें भी छान सकते हैं उसको। आटे और बेसन को आटे और बेसन को अच्छे से छान लें, मिला तो उसमें करके। भी थोड़ा सा हवा आ जाएगी, हाँ। अलग अलग हो जाएगा। और जब वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा उसमें, तो और देख भी ले कुछ उसमें गांठें या कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ भी कड़ी चीज़ तो नहीं है। जी। और उसको जब बिल्कुल देख लेंगे, छान लिया, अलग कर लें, फिर उसको आटा और बेसन जो मिल गया है उसको आप इस घी और जो शक्कर का हमने बनाया था क्रीम, उसमें मिला लें और सान लें उसको। आप जब सानेंगे तो उसको फिर बहुत ज़्यादा जैसे हम आटा गूंदते हैं वैसे नहीं करना है, उसको बस मिला लें आप अच्छे से। और उसके बाद ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी इस उसमें अनुपात में किसी भी चीज़ की, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो बहुत थोड़ा सा दूध आप उसमें डाल सकती हैं, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। अब जब ये बन गया, आपका एक तरह से डो तैयार हो गया, ये आपका जो सना हुआ चीज़ है वो तैयार हो गई, तो आप एक अपनी छोटे छोटे जैसे पेड़े बनते हैं वैसे पेड़े जैसा बना लें उसको। बीच में एक छोटा सा अंगूठा लगा के गड्ढा कर दें उसमें छोटा सा, और उसमें चाहे तो आप इसमें आप ज़रूर काजू या बादाम के जो है ना, पतले पतले काट के, जो हवाई जिसको कहते हैं, वो काट के चिपका सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद आप ओवन में इसको बेक कर लें, लेकिन उससे पहले ओवन को आप कम से कम 180 डिग्री पे 10 मिनट प्री हीट जरूर कर लें, क्योंकि जब वो प्री हीट रहेगा तब वो क्रिस्पी बनेगा, नहीं तो कड़ा हो जाएगा। अच्छा जी। तो पहले जब उसको कर लेंगे, उसके बाद उसमें इसको रख के आप फिर उसको 10 से 15 मिनट में ब्राउन होने तक या गोल्डन ब्राउन होने तक इसको आप सेक लें, ओवन में बना लें, फिर देखिए बहुत बढ़िया बनेगा। हाँ, और रेणु जी यहाँ एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि क्या किसी के पास अगर ओवन नहीं है तो कोई दूसरा विकल्प है हमारे घर में बनाने के लिए? इसके लिए तवे पर भी बना सकते हैं, लेकिन मोटा तवा रखें, और लेकिन मोटे तवे के ऊपर एक कोई थाली या ऐसा दूसरा तवा रखें, और उसके ऊपर बटर पेपर नहीं हो तो A4 साइज का जो ये सफेद कागज आता है उसको भी रख लें, और उसमें घी लगा के उसके ऊपर ये आप पेड़े जो बनाए हैं आपने इसके लिए बिस्किट के लिए, वो रख दें। हाँ, तवे पर जब बनेगा और उतना तो नहीं फूलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक बन जाता है। अच्छा। हाँ। और इसको भी आप जब तवे पर रखेंगे तो आप उसको शीशे का जो आजकल आता है ढक्कन या किसी भी, उससे आप ढक सकती हैं आराम से। अच्छा। मतलब ढक ही दें। और वैसे तो जो आजकल पैन और उसके जो ढक्कन आते हैं
लिड जो आती है शीशे वाली जिसमें छोटा सा छेद भी रहता है उससे ढके, हाँ। नहीं तो आप सादी सीधी थाली से भी ढक सकते हैं। अच्छा। और सब में जो गोले आप रखती हैं, पेड़े जो बनाए आपने बिस्किट के, उसको थोड़ी थोड़ी दूरी रखें ताकि वो फूले तो उसे जगह मिल सके आसानी से और वो अपनी स्थान पर फैल सके। तो इस तरह से बिस्किट बनाएं आप, बड़े जरूर अच्छा सुंदर, लगेगा। शानदार और स्वादिष्ट जो है बिस्किट तैयार हो हाँ, जाएंगे। क्योंकि इसमें बेकिंग सोडा नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी तरीके का जो प्रिजर्वेटिव की हम बात बार बार कर रहे हैं वो नहीं है। तो एक बात और है, व्यक्तिगत तौर पे फिर मैं कहूंगी कि इसमें थोड़ा 19-20 भी बनता है तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये घर का बना हुआ है। हाँ, और जो भी चीज पड़ी है वो हमने देखा है कि वो क्या है। हाँ, बिल्कुल। और जब हम घर में किसी सामग्री का इस्तेमाल करते हैं तो क्वालिटी वाइज भी हम वो जी। देख करके लाते हैं कि अच्छी क्वालिटी की हम चीज हाँ, लाएं। अब जिसकी हम बाजार रोटी से खा रहे हैं तो हाँ, वही अच्छा ही है ना। बिल्कुल। और बाजार से जो चीज लाएंगे आपको पता नहीं कि किस क्वालिटी की चीज बिल्कुल। मिलाई गई है, तो ये भी एक बात है। अब खाने पीने की बात तो हो ही रही, नहीं, खाने नहीं, की खाने बात की हुई, आपने पीने की अब आप करेंगी। जी बिल्कुल। तो देखिए इन दिनों इम्यूनिटी की बात जो है बहुत ज्यादा हो रही है कि, और जरूरी भी है ये बात कि आपको अपनी इम्यूनिटी बनाए रखना है, बहुत आवश्यक है जो आज का समय चल रहा है। तो इसके लिए गिलोय के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि भाई आप गिलोय का काढ़ा बना करके पिए। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि गिलोय को आप अपने घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। उसके लिए किसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक छोटा सा गमला अगर आपके पास है तो बस उतना काफी है। और मिट्टी में भी आपको बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि कुछ खाद वाद डालने की जरूरत है। एक साधारण सी मिट्टी का गमला आपके पास में है तो उसमें आप गिलोय की एक छोटी डंडी, जो जानकार लोग हैं उनसे लेकर के आइए और उसे घर में लगाइए। अब गिलोय के बारे में हम और एक बात आपको बता दें कि गिलोय की एक बेल होती है जो ऊपर की तरफ चढ़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब उसमें अंकुरण निकल आते हैं और वो थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाती तो एक धागा या रस्सी जरूर बांध दें ताकि वो उसके सहारे ऊपर चढ़ सके। उसको सहारा मिल जाता है तो हाँ, तेजी से बढ़ती है फिर। हाँ। और गिलोय का काढ़ा बनाने के लिए केवल डंडियों का इस्तेमाल होता है, उसके पत्तों का इस्तेमाल नहीं करते हैं रेणु जी। तो जब थोड़ा सा वो बढ़ जाए तो उसकी डंडी को आप काट लीजिए और लगभग जो है हम आधे फुट का कह सकते हैं कि आधे फुट के करीब जो उसकी डंडी रहेगी, यानी 5 से 6 इंच लंबी डंडी आप ले लें उसकी। वो घर में 2, 3 या 4 लोग हैं तो उनके लिए काढ़ा बनाने के लिए वो पर्याप्त होगी। उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से किसी पत्थर की सहायता से कूट लीजिए। सिर्फ मतलब उसे केवल काटना नहीं बल्कि उसको कूटना है ताकि उसके अंदर का जो रस है वो बाहर निकले, है ना। तो कूट करके उसे अच्छी तरह से आप पानी में भिगा दीजिए पहले तो। और उसके साथ में आपको कुछ और भी चीजें डालनी है, जैसे कि अदरक थोड़ा सा कूट करके डाल दीजिए, थोड़ी काली मिर्ची डाल दीजिए, थोड़ी दालचीनी डाल दीजिए। ये सब चीजें भी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तो इन सब चीजों को मिला करके अब आप इसे उबलने के लिए रख दीजिए और कम से कम आपको इसको 10 मिनट अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के बाद ढक्कन बंद करके इसको ऐसे ही ढक करके रख दीजिए। हाँ, इसको अपने आप ठंडा होने दीजिए और इतना ठंडा करना है इसे कि बस मामूली सा जो है वो गुनगुना रह जाए कि जिसे हम आसानी से पी सकें। उसके बाद इसे छान लीजिए और छानने के बाद इसमें थोड़ा शहद मिलाइए। क्या बात है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि बहुत गर्म पानी में शहद नहीं मिलाया जाता है, इसलिए इतना पर्याप्त ठंडा करें कि उसमें शहद मिलाया जा सके। अच्छी तरह से शहद मिलाइए और सुबह सुबह इसे पी लीजिए। देखिए दिन भर के लिए आपको इससे एनर्जी भी मिलेगी और आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। और अगर आप इसे 1-2 महीने लगातार पीते हैं ना रेणु जी, तो इससे होने वाले फायदे हैं ना, उसे शायद मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं होगी, आप खुद महसूस करेंगे उसे। और ये सब प्राकृतिक चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं हमें जरूर मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती हैं, सहायक होती हैं। तो इन सब का सेवन जरूर करें। और गिलोय की जहां तक बात है, आपने कहा कि एक छोटा सा गमला, हमारे यहाँ तो एक पॉलिथीन बैग में जिसमें जैसे बाजार से आया था उसमें बहुत दिनों तक रखा था। हाँ। तो उसी में बढ़ने लगा। तो ये इस तरीके का है। और जब आप डंडी काटने की बात है तो उसमें भी घबराएं नहीं, आप अगर डंडी काट लेंगे तो आप फिर निकल आता है उसमें से। तो उसको कहीं से भी देखा है कि जैसे कि अभी हम एलोवेरा की भी बात करते हैं, बहुत आसानी से लगता है, बहुत आसानी से बढ़ता है, और लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये सब हीरा है ना? बिल्कुल, बहुत उपयोगी चीजें हैं। और मैं तो कहूंगी कि हर व्यक्ति को अपने घर में कम से कम एलोवेरा और गिलोय, इन 2 चीजों को घर में जरूर रखना चाहिए। और इसके लिए आप ये नहीं कह सकते रेणु जी, कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई हमारे घर में जगह नहीं है, क्योंकि इसके लिए किसी खास जगह की आवश्यकता होती ही नहीं है। आपकी बालकनी में अगर आपने 2 गमले रख दिए तो एक में गिलोय लगा दिया और एक में एलोवेरा
एलोवेरा लगा दिया। अब बात चली है रेणु जी, तो एलोवेरा के खास गुण के बारे में मैं जरूर बता जरूर। देती हूँ कि किचन में जब महिलाएं काम करती हैं ना, तो आप अपने किचन में बिल्कुल जो मसाले का डिब्बा रहता है या उसके बाजू में ही 1 किलो इसकी एलोवेरा की डंडी जो है ना, वो जरूर रखिए, बिल्कुल। हमेशा रखिए। इसका कारण ये है कि जब हम खाना बनाते हैं ना, तो कई बार कुछ तेल उछल जाता है या रोटी बनाते समय उसकी भाप निकल जाती है, हाथ जल जाता है, तो ऐसे समय सबसे पहले आप एलोवेरा लगा दीजिए वहां पर, तो तुरंत उससे ठंडक मिल जाती क्या है। बात है, वाह। हाँ, और जैसे ज्यादा जलने पर फफोला हो जाता है, तो वो एलोवेरा लगाने की वजह से नहीं होगा। तो इसके लिए महिलाओं को भी ये अपने किचन में रखना जरूरी बहुत हो जाता जरूरी है, है। उपयोगी है ये चीज, वाह। है ना। अच्छा देखिए, एक बात और है कि जैसे अगर घर बहुत बड़ा है आपका, तो जाहिर है कि फिर आपका रसोई घर भी काफी बड़ा होगा, हाँ। तो एक छोटे से गमले में लगा सकती हैं। हाँ। और घर बहुत नहीं बड़ा है तो रसोई घर के थोड़ा सा बाहर वाले कमरे में भी रख सकती हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको। हाँ। लेकिन जरूरत है सोच की कि अगर इसके महत्व को समझेंगे, और जो जलने वाली बात है उससे तो सभी परेशान हो ही जाते हैं, जिस वक्त जलते हैं खाना बनाते वक्त हो ही जाता है ऐसा, तो ये बड़ी रामबाण चीज है, तो इस बात का ख्याल हाँ, रखें, और है रेणु ना? जी हम अपनी परंपराओं से थोड़े दूर होते चले जा रहे थे, लेकिन अब फिर ऐसा समय आ गया कि हमें अपनी परंपराओं से जुड़ना होगा, और ये चीजें हमारी परंपराओं से ही जुड़ी हुई जुड़ी हुई है। है। बहुत प्राचीन काल से ही इनका इस्तेमाल हमारे यहाँ होता आया है, तो जरूरत है कि फिर से इनकी उपयोगिता को हम समझें, जानें और उपयोग करें। भाई, तो हमारी सखियां बिल्कुल समझ गई होंगी, और सबके घर में अब देखना अब लग जाएगा। तो जब बहनों ने ये प्रण कर लिया है कि हम एलोवेरा घर में रखेंगे, तो हम भी एक गीत सुनवा देते हैं खुशी में। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए, तार मिले जब दिल से दिल के, वही समय मन भावन है। वही समय मन भावन भावन है। सावन आए। नि सारे मरे सारे मपा, रे म पानी पा म पानी सा। जब से पिया तू नैनों में आया, प्रेम के रंग में रच गई काया। बागों में बन में नील गगन में, सब में है तेरे रूप की छाया। तू है मेरे संग तो हरदम, खुशी की आवन आवन है। खुशी की आवन 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 है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है। सावन आए। रे सा नि सा रे म पा, पमरे मा पासानी। अखियां मजीरे मन एक तारा, इनमें बाजे नाम तिहारा। हंसते गाते जीवन बीते, अंत न हो ये गीत हमारा। मौसम आया
सुख पावन का, दुखों की जावन जावन है, दुखों की जावन 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 है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन है, सावन आए। सही बात है ना रेणु जी कि जब मन में खुशी होती वही खुशी का दिन होता है सावन। और ये तो इन्होंने ये यूं कह सकते हैं कि सिंबल के तौर पर बता दिया है कि, बिल्कुल। लेकिन बात मन की खुशी से है कि जब मन में खुशी होती है तो मौसम भी हमें अच्छा लगता है, सुहाता है। और अगर मन में खुशी ना हो तो हर मौसम ऐसा लगता है कि भाई गर्मी है या रेगिस्तान है या इस तरह बहुत की ही खराब feeling। लगता है। और वही वाली बात है कि एक बात और है कि सावन हो या ना हो, मन खुश रखना चाहिए हमें और खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम हाँ। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और दूसरों को खुश रखना भी चाहिए। लेकिन उसके पहले बिल्कुल सही बात है कि जब हम खुश रहेंगे तभी हम दूसरे को खुश कर भी पाएंगे। हाँ बिल्कुल। और कई बार क्या होता है ना, जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां आती है जब हमें कई सारे फैसले लेने पड़ते हैं, हाँ या फैसले ना। तो हर वक्त लेने पड़ते हाँ। हैं, लेकिन हाँ ये होता है कि बिल्कुल हर दिन लेने पड़ते हैं। जी। लेकिन कभी कभी कुछ बड़े काम ऐसे आ जाते हैं हाँ। जब हमें फैसला लेना होता है कि हाँ करना है या नहीं करना है, ये जी। करना है या वो करना है। जिसमें कि या तो यूं कहें कि जिंदगी का आपका बहुत अहम फैसला होता है, कभी हाँ। कभी उसमें बहुत ज्यादा पैसा जुड़ा होता है, हाँ। या उस फैसले से आपकी पूरी जिंदगी आगे चलने वाली होती है, रुकने वाली होती है। ये सब चीजें जो होती हैं वो बड़ी हो जाती हाँ हैं वो हमारे बड़ी लिए। हो जाती है। और अगर दैनिक जीवन की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे फैसले होते हैं। तो क्या होता है ना, फैसले लेने में कई बार ऐसा होता है कि हम जो अंदाजा लगाते हैं उस अंदाजे के हिसाब से वो फैसला सही साबित नहीं जी, होता है। परिणाम वैसे नहीं आते हाँ। जैसा कि हमने उस समय जो हम निर्णय ले रहे थे, उस समय हमने सोचा था कि ये निर्णय लेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन वो हाँ। ऐसा नहीं होता है नहीं हर होता है। बार। तो जब ऐसा होता है तो कई बार हम अपने आप को बहुत कोसने लग जाते हैं और सोचते हैं अरे मेरी वजह से ये हो गया, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो ये नहीं होता, अगर मैंने ये फैसला किया होता तो वो होता। तो देखिए भाई ऐसा है कि हमेशा हर अंदाजा हमारा सही नहीं हो सकता है। बिल्कुल। कई बार हमारे कुछ अंदाजे गलत भी हो जाते हैं। तो हमें इस तरह से अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, बल्कि जो गलती हमने की उससे थोड़ा सा हम सबक ले सकते हैं कि अच्छा उस समय ऐसा किया था लेकिन ये गलत हो गया, लेकिन अगली बार से अपने को ये बात ध्यान रखनी है। जी तो हाँ, जब और हाँ, ऐसे बहुत सारे निर्णय होते हैं जो कि दोबारा नहीं आते हैं। हाँ। वहीं एक बात और होती है कि कभी कभी तो हम खुद को कोसते हैं, कभी कभी अपने जीवन साथी को या अपने बच्चों को भी दोष देते हैं, हाँ। क्योंकि कभी उन्होंने निर्णय लिया होता है। हाँ। तो खुद को भी दोष ना दें और आप किसी और को भी दोष ना दें, क्योंकि जैसे अगर आप खुद को दोष दे रही हैं उसी समय आपके परिवार वाले भी आपको दोष देने लगे तो आप सोचिए कि क्या आपकी मनःस्थिति होगी। बिल्कुल। क्योंकि जो भी निर्णय लेता है वो कहीं ना कहीं इस अपराध बोध में जरूर रहता है कि मैंने ये गलत निर्णय लिया। हाँ। सब लोग सामने नहीं दिखाते, कुछ लोग भाई सामने दिखाते हैं हाँ ठीक है हमने ले लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये तकलीफ, ये टीस रहती है कि ये हमने गलत निर्णय लिया। ऐसे में जब परिवार के लोग भी यही बात कहने लगते हैं हाँ। तो वो बहुत दुखदाई हो जाता हाँ, है। और मनःस्थिति जब खराब होती है ना रेणु जी, तो आगे के निर्णय भी गड़बड़ा जाते बिल्कुल। हैं। इसके लिए जो हुआ, कहते हैं ना कि बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, ऐसा जी। कहते हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि ठीक है जो हो गया हो गया, अगर उसमें थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ है तो धीरे धीरे उसकी भरपाई हो जाएगी, लेकिन आगे के निर्णयों पर उसका असर ना होने दे। और हर नया दिन एक नई उम्मीद लेकर के आता है, नई खुशी लेकर के आता है। तो उस उम्मीद की किरण को पहचाने, उस खुशी को पहचाने बिल्कुल। और उसके बाद आगे के निर्णय ले, तो हम बीती बातों को भूल जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन भूलना इस तरह से नहीं है कि हमने क्या निर्णय लिया था ये हाँ, भूल नहीं जाए। नहीं ये बिल्कुल ना भूले। लेकिन हाँ जैसे कि बराबर होता है कि जैसे अब ये हो गया, यानी कि जैसे हम लेट गए ट्रेन पर, देर से पहुंचे, छूट गई, इसके बाद सोचिए क्या करना है। या जैसे कि पहला पेपर हमारा खराब हो गया तो अब आगे का सोचे, ये ना सोचे कि अब हम बार बार उसी में घूम रहे हैं, उसी में परेशान हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे आगे की जो परीक्षा है वो प्रभावित हो रही है। हाँ। तो ये बात भी है कि खुद भी अपराध बोध में ना रहें, किसी और से गलती हो गई परिवार में तो उससे भी आप बार बार न कहें इस बात से, हाँ। बस प्यार से समझा दें कि देखो भविष्य में ख्याल रखो इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बेहतर है कि हम अपना जो अगर हम अतीत में ज्यादा रहेंगे तो जाहिर है कि हम अपना वर्तमान भी बिगाड़ेंगे और भविष्य तो बिगाड़
बिगाड़ेंगे हाँ, ही बिगाड़ेंगे। और जहाँ तक महिलाओं की बात है ना रेणु जी, महिलाओं को तो खास तौर पर आदत होती है इस बात की कि घर में अगर कुछ भी गलत होता है तो सब अपने ऊपर ले लेती है। अरे मेरी वजह से ऐसा हो गया, अरे हाँ, ऐसा ना, आप भी परिवार का बिल्कुल। एक बहुत मुख्य हिस्सा है जी। और इस अपराध बोध में आप ना रहें। जिसकी गलती है उसे समझने का मौका दें, आप भी समझे और आगे के बारे में सोचे, बजाय इसके कि उसी बात को सोच सोच के अपने दिमाग हाँ, को त्रस्त करने त्रस्त की वजह। बिल्कुल ना करें। हम बराबर गीत इसीलिए सुनवाते रहते हैं कि आप खुश रहें और अपने आप की अहमियत को समझें। आप जो निर्णय ले रही हैं, जाहिर है कि जो निर्णय लेगा, जो कुछ काम करेगा, उसी से गलती होगी। हाँ जो कुछ जी, करेगा ही नहीं, कोई निर्णय ही नहीं लेगा, उससे क्या गलती होगी? हाँ, तो ये मान के चलें कि जब हम कुछ करेंगे, एक कदम उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो गिरेंगे भी, थोड़ा लड़खड़ाएंगे भी, तो ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। और बिल्कुल। जिंदगी का हिस्सा जो है ये हमारा है, और सखियों से मिलना भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है, और हम यूं ही सोमवार से शुक्रवार सखियों से मिलते रहेंगे। हाँ, लेकिन फिलहाल अगर जब हमने घड़ी की तरफ नजर डाली तो पता चला कि भाई समय तो समाप्त होने का है, तो हम ये गलती बिल्कुल नहीं करना चाहते। तो आज के लिए हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हम सभी सखियों से इजाजत लेते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली